तो मूवी स्टार्ट होती है 1993 में एक रिसर्च हॉस्पिटल को दिखाते हुए। फिर हम एक लेडी से मिलते हैं जो एक डॉक्टर होती है। वो यहाँ एक टेप रिकॉर्ड कर रही होती है और अक्सर वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उनके सारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड उनके पास हमेशा रह सके। इस टेप में वो किसी गैब्रियल नाम के बंदे के बारे में बताती है जो अब काफी ताकतवर हो चुका है और काफी खूंखार भी। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैब्रियल की वजह से पूरा हॉस्पिटल परेशान हो चुका है। अब वो तोड़फोड़ भी कर रहा है। सारे हॉस्पिटल स्टाफ मिलकर उसे एक रोकने की कोशिश करते हैं, मगर गैब्रियल यहाँ अपनी सुपर पावर्स यूज कर रहा था, जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स को आराम से मैनिपुलेट कर पा रहा था। और उसने अपनी कम्युनिकेशन के लिए एक रेडियो को मीडियम बनाया होता है, मतलब उसकी आवाज हमें रेडियो से सुनाई देती है। फिर किसी तरह सारे स्टाफ मिलकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं और जब वो अंदर जाते हैं गैब्रियल के रूम में तो बाकी के स्टाफ उन्हें मरे हुए मिलते हैं और ये सब कुछ गैब्रियल ने किया होता है। फिर डॉक्टर के इशारे से उसे बांधकर उसका ऑपरेशन किया जाता है और डॉक्टर यहाँ एक डायलॉग भी बोलती है कि अब वक्त आ गया है इस कैंसर को काट फेंकने का। और इस लाइन को याद रखिएगा क्योंकि एक तरह से ये पूरी मूवी का बेस है। और यहाँ हमें गैब्रियल का चेहरा तो देखने नहीं मिलता है, मगर हम यहाँ कुछ नोटिस करते हैं कि गैब्रियल ने पांडा वाले सॉक्स पहन रखे हैं और कोई बड़ा आदमी अक्सर ऐसे सॉक्स तो पहनता नहीं है। मतलब गैब्रियल शायद कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई छोटी बच्ची है। खैर ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब मूवी प्रेजेंट में आती है, मतलब वो सब कुछ जो चल रहा था वो पास्ट में घटित हो चुका था। यहाँ हम एक लेडी और उसके हस्बैंड से मिलते हैं जिनका रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। और लेडी का नाम मेडिशन होता है जिसे प्यार से हम मैडी बुलाएंगे, और उसके हस्बैंड का नाम ड्रेक होता है। और मैडी प्रेग्नेंट भी होती है और उसका मिसकैरेज पिछले कुछ सालों से बार बार हो रहा था, जिस वजह से दोनों काफी परेशान रहते थे। और यहाँ इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर छोटी सी बहस हो जाती है। फिर ड्रेक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है और मैडी को जोर से धक्का दे देता है, जिससे मैडी का सर दीवार से जा टकराता है और मैडी के सर से काफी खून भी बहने लगता है। ऑफ कोर्स अगर ड्रेक की जगह कोई और होता तो उसे अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाता और इसी वजह से ड्रेक नीचे बर्फ लाने जाता है। आगे हम देखते हैं कि उस अब्यूज के बाद मैडी ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया होता है और इसी कारण ड्रेक को नीचे सोफा पर सोना पड़ता है। फिर मैडी को सोते हुए एक विजन आता है जिसमें ड्रेक को किसी डीमन जैसा क्रीचर हॉन्ट कर रहा था और बाद में उसे मार भी देता है। और जब मैडी अपनी आंखें खुलती है तो वो नोटिस करती है कि उसके सर से अभी भी ब्लड आ रहा होता है। फिर मैडी नीचे जाती है ड्रेक को चेक करने तो ड्रेक उसे सच में जमीन पर मरा पड़ा मिलता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस क्रीचर ने ड्रेक को मारा होता है मैडी के विजन में। मतलब यहाँ जो भी चल रहा था वो मैडी किसी तरह अपने विजन के द्वारा देख पा रही थी। फिर वही क्रीचर मैडी को कुछ देर बाद ड्रेक की लाश के पीछे दिखता है, जिससे डरकर मैडी अपने रूम की तरफ भागती है और फिर गिरकर बेहोश हो जाती है। आगे स्टोरी में हम देखते हैं कि पड़ोसियों ने मिलकर पुलिस को कॉल कर दिया होता है और पुलिस यहाँ पहुंच भी चुकी है। पड़ोसियों और पुलिस दोनों को यही लग रहा होता है कि कोई आदमी इनके घर घुसा था और उसने ही ये सब कुछ किया है। और फिर जब पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें ड्रेक की लाश और मैडी एक रूम में पड़ी हुई मिलती है, जिन्हें बाद में हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यहाँ हम एक डिटेक्टिव कैको सॉ और उसकी पार्टनर रजीना मॉस से मिलते हैं। अब दोनों मिलकर आगे का केस सॉल्व करेंगे। अब मैडी हमें हॉस्पिटल में दिखती है और इससे मिलने उसकी बहन भी यहाँ होती है, सिडनी। सिडनी और मैडी दोनों सगी बहनें नहीं होती। जब मैडी 8 साल की थी तब सिडनी के पेरेंट्स ने मैडी को गोद लिया था। यहाँ हॉस्पिटल में मैडी काफी इमोशनल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज फिर से हो चुका है और अब ड्रेक भी नहीं रहा। 2 दिन बाद डिटेक्टिव मैडी से कुछ पूछताछ करने आता है, मगर मैडी अभी भी सदमे में होती है, जिस वजह से वह डिटेक्टिव के सवाल को जवाब नहीं दे पाती है। फिर यहाँ सिडनी आती है जिससे डिटेक्टिव सवाल जवाब करता है और इस कन्वर्सेशन से हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है और मैडी के कुछ पास्ट के बारे में भी, जैसे कि मैडी का पिछले 2 सालों में ऑलरेडी 3 मिसकैरेज हो चुका था और ड्रेक थोड़ा अब्यूजिव टाइप का हस्बैंड था और वो मैडी को अपने फैमिली तक से मिलने नहीं देता था। अब रेजिना और डिटेक्टिव को मैडी पर थोड़ा शक होता है क्योंकि उन्हें घर में किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई एविडेंस नहीं मिला था। उन्हें लगता है कि वजह बिल्कुल साफ है, एक अब्यूजिव हस्बैंड की मौत के पीछे शायद उसकी वाइफ का हाथ हो सकता है, ऐसा उन्हें लगता है। और ये दोनों एक अजीब चीज यहाँ नोटिस करते हैं कि ड्रेक की बॉडी पर जो नाखूनों के निशान होते हैं वो उल्टे हाथ के थे। अब इसका क्या मतलब है ये तो हमें आगे पता चलेगा। 2 वीक बाद मैडी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और मैडी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया होता है एक ही साथ। इस वजह से वो इस घर को भी खोना नहीं चाहती थी, तो वो डिसाइड करती है कि वो अब इसी घर में रहेगी, जिसे देखकर सिडनी भी सोचती है कि वो मैडी का साथ देगी और यही इस घर में रहेगी। फिर एक रात मैडी को फिर से वही क्रिएचर हॉन्ट करता है, जिस वजह से नेक्स्ट डे मैडी दरवाजे पर एक और एक्स्ट्रा लॉक लगा देती है। मतलब अगर किसी
किसी के पास चाबी भी होगा तो वो बाहर से दरवाजा तब तक नहीं खोल पाएगा जब तक कोई अंदर से सेकंड लॉक ना खोल दे। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हम एक लेडी को देखते हैं जो शहर के नीचे अंडरग्राउंड सिटी का टूर कराती है। मेरा शहर के अंडरग्राउंड से मतलब है 1889 से पहले ये शहर नीचे यहाँ बसता था, मगर नेचुरल डिजास्टर जैसे बाढ़ और भूकंप से बचने के लिए सभी लोगों ने फिर से ये शहर बसाया, मगर इस बार पुराने शहर के ऊपर एक लेवल ऊपर। फिर आज का काम खत्म कर जब ये लेडी घर को जा रही होती है तो वही क्रीचर इसे भी हॉन्ट करता है और अंधेरे से निकलकर किडनैप कर लेता है। और जब इस लेडी को होश आता है तो वो देखती है कि वो इस क्रीचर के अड्डे में है और फिर ये उस लेडी के फोन से एक डॉक्टर को कॉल करता है और हम देख पाते हैं कि ये डॉक्टर और कोई नहीं वही डॉक्टर है जिसने मूवी के स्टार्टिंग में गैब्रियल का ऑपरेशन किया होता है। तो इसका मतलब ये है कि यही गैब्रियल है। मुझे लगा था कि गैब्रियल कोई छोटे बच्चे के अंदर का कोई भूत होगा, मगर ये तो कुछ और ही है और दिखने में काफी अजीब भी। अब से हम इस क्रीचर को गैब्रियल बुलाएंगे। अब गैब्रियल उस डॉक्टर को वही लाइन बोलता है जिसे मैंने आपको याद रखने बोला था कि अब वक्त आ गया है इस कैंसर को काट फेंकने का। और गैब्रियल इस बार भी रेडियो का यूज कर रहा है जिससे हम उसकी आवाज सुनते हैं और गैब्रियल की आवाज सुनकर डॉक्टर भी थोड़ा घबरा जाती है। उसी रात मैडी को एक और विजन आता है जब वो कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही होती है। वो देखती है कि गैब्रियल उस डॉक्टर को उसी की ट्रॉफी से बहुत बुरी तरह मार रहा था और ये ट्रॉफी डॉक्टर को शायद अच्छी सर्जन होने पे मिला होगा। वैसे ये बात इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर मैंने बता दिया क्योंकि मैं भी मेडिकल फील्ड में हूँ, तो मैंने नोटिस कर लिया था कि ट्रॉफी पर क्या लिखा हुआ है। एनीवेज, और गैब्रियल उस ट्रॉफी के ऊपर का हिस्सा अपने साथ ले जाता है। फिर इस विजन के बाद मैडी फिर से नोटिस करती है कि उसके सर से अभी भी ब्लड आ रहा होता है। अगले दिन डिटेक्टिव और रेजिना यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें जमीन पर एक फोटो पड़ी मिलती है। ये किसी छोटी बच्ची की होती है और उन्हें बहुत सारे जर्नल्स भी मिलते हैं जिसमें डॉक्टर अपने पेशेंट्स का सारा रिकॉर्ड रखा करती थी। फिर डिटेक्टिव उस फोटो को ये चेक करने के लिए देता है कि ये बच्ची बड़े होने पर कैसी दिखेगी, लगभग 30 साल बड़ी। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा होता है, किसी जॉन नाम के व्यक्ति से, और ये आदमी उन डॉक्टर्स में से एक था जिन्होंने मिलकर गैब्रियल का ऑपरेशन किया होता है। कुछ देर बाद ये नोटिस करता है कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है और बारिश का पानी अंदर आ रहा था और साथ ही किसी के गीले पैरों के निशान भी फर्श पर होते हैं। ये कुछ समझ नहीं पाता है और जब ये बारिश के पानी को पोंछ रहा होता है तो हम गैब्रियल को इसके पीछे खड़ा देखते हैं। और इधर जब मैडी सो रही होती है और जब वो करवट बदलती है तो वो खुद को उस आदमी के बेड पर पाती है। मैडी फिजिकली तो वहाँ नहीं थी मगर उसे ये सब कुछ विजन में दिख रहा था। वो देखती है कि गैब्रियल उस आदमी के ऊपर चढ़ा हुआ है और गैब्रियल ने इस बार उस ट्रॉफी के बचे हुए हिस्से से एक हथियार भी बना लिया है, किसी खंजर जैसा। फिर गैब्रियल उस आदमी को भी बहुत बुरी मौत देता है। और यहाँ हम गैब्रियल के बारे में कुछ और भी जान पाते हैं कि जैसे रेजिना ने कहा था कि ड्रेक की बॉडी पर उल्टे नाखूनों के निशान मिले थे, उसी तरह गैब्रियल अपने उल्टे हाथ यूज करता था। मतलब गैब्रियल के पैर तो सीधे थे मगर वो अपने हाथ को पूरा पीछे तरफ मोड़ लेता था और उन्हें यूज करता था। इस विजन के बाद मैडी काफी डर गई थी और इसलिए मैडी और सिडनी पुलिस स्टेशन जाने का डिसाइड करते हैं। वहाँ जाकर मैडी डिटेक्टिव और रेजिना को सारी बात बताते हैं कि किस तरह मैडी लोगों को मरते हुए देखती है। और हर मूवी की तरह इसमें भी पुलिस को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता है, पर सिडनी के जिद करने पर ये सभी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वहाँ जाकर उस आदमी के अपार्टमेंट को चेक करते हैं। फिर सच में उन्हें वो आदमी अपने रूम में मरा हुआ मिलता है और ये सब वापस पुलिस स्टेशन आते हैं और गैब्रियल का एक स्केच ड्रॉ कराते हैं जिसे देखकर ऑफ कोर्स पुलिस वालों को इन पर यकीन नहीं होता है। फिर जब मैडी पुलिस स्टेशन का वॉशरूम यूज कर रही होती है तो उसे गैब्रियल का कॉल आता है और गैब्रियल यहाँ मैडी को ये बताता है कि गैब्रियल मैडी के दिमाग में है और वो अपना नाम भी मैडी को बताता है कि वो गैब्रियल है और अब वापस आ चुका है, जिसे सुनकर मैडी को यह यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ उसके पास्ट से जुड़ा हुआ है। फिर मैडी सिडनी को लेकर पुलिस स्टेशन से निकलती है और सीधा अपनी माँ के घर जाती है। और इधर मैडी और सिडनी के जस्ट निकलते वक्त डिटेक्टिव को वो फोटो कंप्लीट मिलता है जो उसने उस बच्ची की उम्र बढ़ाने के लिए दिया था और डिटेक्टिव देखता है कि ये बच्ची बिल्कुल मैडी जैसी दिखती है, पर अब तक ये दोनों यहाँ से जा चुके थे। मैडी और सिडनी अब अपनी माँ के यहाँ पहुँचते हैं और जब मैडी मॉम से गैब्रियल के बारे में पूछती है तो उसकी मॉम को थोड़ा शौक लगता है। फिर वो एक टेप प्ले करती है और ये टेप छोटी मैडी के बर्थडे पार्टी का होता है जहाँ मैडी गैब्रियल से बातें कर रही होती है। कुछ
कुछ इस तरह जैसे कि गैब्रियल मैडी का कोई इमेजिनरी फ्रेंड हो। यहाँ हम देखते हैं कि गैब्रियल मैडी से हमेशा बुरे काम कराना चाहता था, जिसकी वजह से मैडी को हमेशा दोषी ठहराया जाता था और किसी को मैडी की बातों पर यकीन नहीं था कि गैब्रियल सचमुच में है। और गैब्रियल इतना इविल था कि वो मैडी से उसकी अनबॉर्न बहन तक को मारना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैडी का कोई भाई या फिर बहन हुई तो मैडी गैब्रियल को हमेशा के लिए भूल जाएगी। और ऐसा होता भी है, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। इधर डिटेक्टिव को एक एमी मैन नाम पर एक जनरल मिलता है और उसके अंदर कुछ पेन ड्राइव्स भी, जिसे देखकर डिटेक्टिव को ये पता चलता है कि एमी के ऑपरेशन से जुड़े सारे डॉक्टर्स को गैब्रियल मार रहा होता है। और ये एमी कोई और नहीं बल्कि मैडी खुद होती है और उसे अपना पास्ट याद नहीं है कि उसका कोई ऑपरेशन भी हुआ था। एमी के ऑपरेशन से जुड़ा नेक्स्ट डॉक्टर जॉन जॉर्जे होता है और डिटेक्टिव यहाँ ये समझ जाता है कि गैब्रियल का नेक्स्ट टारगेट यही डॉक्टर है और जिसे बचाने के लिए डिटेक्टिव निकल पड़ता है। और इधर मैडी जब ब्रश कर रही होती है तो उससे फिर से एक विजन आता है और इस बार भी गैब्रियल ने उस डॉक्टर को मार दिया था मैडी के आंखों के सामने। कुछ देर बाद डिटेक्टिव भी उस डॉक्टर के अपार्टमेंट पहुंचता है उसे बचाने के लिए, लेकिन अब तक गैब्रियल अपना काम कर चुका था और मैडी भी ये सब कुछ अपने विजन से देख पा रही थी कि वहाँ चल क्या रहा है। मैडी डिटेक्टिव को ये बताने की कोशिश करती है कि गैब्रियल अभी कहीं गया नहीं है, वो उसी कमरे में है, लेकिन डिटेक्टिव उससे देख नहीं सकता है और न ही उसकी आवाज सुन पाता है क्योंकि मैडी यहाँ फिजिकली नहीं थी, उसे बस ये सब कुछ विजन के द्वारा दिख रहे थे। फिर गैब्रियल डिटेक्टिव पर हमला कर देता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर डिटेक्टिव भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। गैब्रियल के पावर्स देखकर डिटेक्टिव भी यहाँ हैरान था और किसी तरह गैब्रियल भागने में कामयाब हो जाता है। फिर मैडी के लिए डिटेक्टिव और रेजिना अपने पुलिस डिपार्टमेंट से एक हिप्नोथेरेपिस्ट को बुलाते हैं जो मैडी को अपने पास्ट के बारे में याद दिलाने के लिए होता है, क्योंकि मैडी को अडॉप्ट होने से पहले का कुछ भी याद नहीं होता है। फिर जब मैडी हिप्नोटाइज हो जाती है तो वो देखती है कि किस तरह गैब्रियल सिडनी को मारना चाहता था और अक्सर किस तरह गैब्रियल मैडी को उसकी टॉय टेलीफोन से कॉल किया करता था। और ये सब देखकर इधर बड़ी मैडी भी काफी डिस्टर्ब हो जाती है और जोर जोर से चीख रही होती है, जिस कारण इस हिप्नोटाइज सेशन को यहीं रोक दिया जाता है। इधर वो लेडी जिसे गैब्रियल ने किडनैप किया था वो भी खुद को किसी तरह छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और जब वो भागने की कोशिश करती है तो नीचे का फर्श टूट जाता है और वो सीधा उस जगह गिरती है जहाँ पे ये सेशन चल रहा था। मतलब इस लेडी को मैडी के एटिक में किडनैप किया गया था गैब्रियल के द्वारा। और ये देखकर सभी हैरान थे कि मैडी जो पुलिस की मदद कर रही थी उससे अब अरेस्ट कर लिया जाता है, क्या कहकर कि उसका मानसिक संतुलन खराब है। और उसके एटिक में पुलिस को गैब्रियल का ड्रेस भी मिलता है और उसका हथियार भी। फिर मैडी को जेल में डाल दिया जाता है और मैडी जिस सेल में थी वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी फीमेल क्रिमिनल्स होती है। फिर ये लोग मिलकर मैडी को बुली करते हैं और उसे काफी मार भी रहे होते हैं। इधर सिडनी सच जानने के लिए पुराने रिसर्च हॉस्पिटल में जाती है जो काफी सालों से बंद पड़ा था और उसे बेसमेंट में एमी से रिलेटेड बहुत सारे टेप्स मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो अपनी माँ के यहाँ पहुँचती है और एक एक कर सभी टेप्स को अपनी मॉम के साथ देखना चालू करती है। अब यहाँ पे हमें सच्चाई पता चलता है। दरअसल मैडी की असली माँ के साथ 15 साल की उम्र में बलात्कार हुआ था, जिस कारण वो प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर मैडी ने जन्म लिया और मैडी नॉर्मल बच्चों से अलग थी, इसलिए उसकी माँ मैडी को रिसर्च हॉस्पिटल में देने का डिसाइड करती है। मैडी की माँ को जुड़वा बच्चे होने वाले थे, लेकिन एक बच्चा पूरी तरह डेवलप ही नहीं हो पाया और वो बाहर दूसरे बच्चे के शरीर से जुड़ा हुआ आता है। और इधर डिटेक्टिव ये पता लगा लेता है कि जिस लेडी को गैब्रियल ने किडनैप किया था वही मैडी की असली माँ है। फिर सिडनी अगला टेप लगाती है जिसमें डॉक्टर मैडी का ऑपरेशन करते हैं और काफी हद तक गैब्रियल को मैडी के शरीर से काट कर हटा दिया जाता है, मगर उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा मैडी के ब्रेन से जुड़ा हुआ था, जिस कारण मैडी को कोई नुकसान ना हो। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि गैब्रियल के ब्रेन को मैडी के ब्रेन में दबा दिया जाएगा और ये वही गैब्रियल का ब्रेन होता है जो अब वापस आ चुका है। आपको तो याद ही होगा ड्रेक और मैडी के बीच की लड़ाई, जिसमें ड्रेक मैडी का सर फोड़ देता है और यही कारण होता है कि गैब्रियल अब वापस आ चुका है। इधर वो क्रिमिनल्स अभी भी मैडी को मार रहे होते हैं। फिर अचानक से मैडी के सर में काफी दर्द होता है। फिर हम यहाँ एक्चुअली में देख पाते हैं कि गैब्रियल मैडी के शरीर से कैसे बाहर आता है। गैब्रियल का फेस मैडी के सर के पीछे से निकलता है जो दिखने में काफी डरावना होता है। फिर वो मैडी के हाथों को पूरा पीछे की तरफ मोड़ लेता है और फिर चुन चुन कर उन क्रिमिनल्स को मारता है। और यहाँ काफी ब्रूटल फाइट होती है, जैसे कि गैब्रियल किसी के सर को पूरा क्रश कर देता है अपने पैरों से और किसी के पेट से अपने हाथ को आर पार कर देता है। इधर
सिडनी डिटेक्टिव को कॉल करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि गैब्रियल मैडी के अंदर है, लेकिन डिटेक्टिव कुछ समझ नहीं पाता है और फिर अचानक से पुलिस स्टेशन के अंदर से गोलियों की आवाज आती है, जिससे सुनकर सभी अंदर की तरफ भागते हैं। पर अब तक गैब्रियल सारे गार्ड्स को मारकर और जेल की चाबी चुरा कर आजाद हो चुका था। फिर वो अपना ड्रेस और हथियार भी चुरा लेता है। पुलिस गैब्रियल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गैब्रियल अकेले ही सबको तगड़ी फाइट देता है। इधर सिडनी मैडी की असली माँ के पास पहुंचती है, पर गैब्रियल यहाँ आ चुका था। सिडनी उस पर हमला भी करती है, लेकिन गैब्रियल यहाँ बहुत ताकतवर था, उसे कुछ नहीं होता है। अब गैब्रियल सिडनी के ऊपर एक मशीन फेंक देता है, जिससे सिडनी का पैर उसके नीचे दब जाता है और सिडनी वहाँ से हिल भी नहीं सकती थी। फिर हम देखते हैं कि मैडी की मॉम को होश आ चुका है और यहाँ माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सिडनी की मॉम कहती है कि उसे गैब्रियल को अपना लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और मॉम उसे ये सब कुछ रोकने के लिए बोलती है। और साथ ही सिडनी भी मैडी को जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था कि गैब्रियल ने मैडी को विजन में कहीं फंसा लिया है। मैडी सब कुछ देख सकती है और सुन भी सकती है। सिडनी यहाँ यह भी बताती है कि इतने सालों से मैडी के मिसकैरेज के पीछे गैब्रियल का हाथ होता है, जिसे सुनकर मैडी काफी गुस्सा हो जाती है। पर गैब्रियल के ऊपर किसी के बातों का असर नहीं हो रहा था और वो सिडनी को गोली मार देता है और फिर अपनी सगी माँ को गला घोटकर मार देता है। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट था। ये सब कुछ गैब्रियल का भ्रम होता है, मतलब ये सब कुछ जो गैब्रियल देख रहा था वो उसका विजन था और ये सब मैडी कर रही होती है। और हाँ, सिडनी और मैडी की माँ असलियत में अभी जिंदा होती है। अब मैडी भी गैब्रियल की तरह विजन दिखाना जान चुकी थी और उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पूरा काबू पा लिया होता है। फिर गैब्रियल को मैडी अपने किसी माइंड के जेल में लॉक कर देती है और अब गैब्रियल आसानी से इस विजन से बाहर नहीं आ सकता था। और एंड में गैब्रियल ये भी बोलता है कि वो कभी ना कभी वापस जरूर लौटेगा, जिसके जवाब में मैडी ये बोलती है कि अगली बार वो गैब्रियल के लिए पूरा तैयार रहेगी। तो दोस्तों, ये थी द मैलिग्नेंट की पूरी स्टोरी और जैसा कि गैब्रियल ने एंड में कहा कि वो कभी ना कभी तो जरूर लौटेगा, तो मे भी हमें इसका कोई सीक्वल देखने को मिल सकता है। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।